नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 यानी कार्यपत्रक संख्या 6, जो कि हमारी 20 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री का, इतिहास का पहला पार्ट फ्रांसीसी क्रांति, उसको पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 6th पार्ट होगा, यानी कि छठा भाग होगा, जिसमें हम बात करेंगे महिलाओं की, बात करेंगे महिलाओं का क्रांति में क्या योगदान रहा, उन्हें क्या उम्मीदें थी, उन्हें क्या मिला। फिर बात करने वाले हम दास प्रथा की कि वो कैसे थी फ्रांस की क्रांति से पहले, फ्रांस की क्रांति के बाद उन गुलामों का, उन दास का, उस दास प्रथा का क्या हुआ। और उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस वर्कशीट का कि फ्रांस की क्रांति से हमें क्या मिला, यानी कि हम बात करने वाले महिलाओं को क्या मिला, दासों को क्या मिला और हमें क्या मिला, पूरी दुनिया को क्या मिला फ्रांस की क्रांति से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के साथ, क्योंकि भाई लेडीज फर्स्ट होता है। ओके, तो महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ था? तो भाई महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ था कि अगर क्रांति होती है तो उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि क्रांति के बाद उन्हें समानता मिलेगी, क्रांति के बाद उन्हें आज़ादी मिलेगी, क्योंकि महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। उनसे किसी भी प्रकार का यूं नहीं कह सकते कि एक बराबरी का दर्जा प्राप्त था। कई सारे कानून ऐसे बने हुए थे जिनमें उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो उन्हें उम्मीद थी क्रांति मतलब आज़ादी, क्रांति मतलब समानता। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ उस क्रांति में। तो महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगी, कुछ नए कानून लेके आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिकांश जो महिलाएं थीं उन्हें पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे, मतलब भाई अधिकार काफ़ी कम उपलब्ध थे। यानी पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ओके, दूसरा ये कि बढ़ चढ़कर ये भाग इसलिए लिया क्योंकि वो चाहती थी कि उन्हें भी समानता का दर्जा मिलेगा, क्योंकि उस वक्त फ्रांस के समाज में महिलाओं को एक बराबरी का जो अधिकार थे वो प्राप्त नहीं थे। महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लबों की गठन को कह सकते हैं कि उनका गठन शुरू किया। राजनीतिक जो क्लब, मतलब उस वक्त वो पॉलिटिकल पार्टी मान सकते हो, राजनीतिक दलों की तरह। तो उन्होंने अपने राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार भी निकाले, कई प्रकार के पत्र पत्रिकाएं निकाली ताकि सरकार के ऊपर दबाव डाला जा सके। और दूसरे ये था कि वो अपनी मांगों को रख पाए। ओके, तो उन्होंने क्या किया क्रांतिकारी दिनों में, एक तो अपने राजनीतिक क्लब बनाए, दूसरा ये था कि उन्होंने अपने कई सारे न्यूज़पेपर, अखबार निकाले ताकि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाए। उनकी एक प्रमुख मांग थी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका 1 मार्क्स के लिए, कि उनकी प्रमुख मांग क्या थी। उनकी जो सबसे प्रमुख मांग थी कि पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिले। पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार का अर्थ है कि उनमें उसमें शामिल था कि उनको वोट डालने का एक समान अधिकार दिया जाए, वोट डालने का, जो कि महिलाओं को प्राप्त नहीं था। दूसरी उनकी मांग थी कि उनको भी चुना जाए, जैसे जो नेशनल असेंबली थी कि उसके लिए चुने जाने के लिए उनको भी योग्य ठहराया जाए, उनको भी राजनीतिक पद है वो हासिल करने की छूट दी जाए, क्योंकि ये अधिकार प्राप्त नहीं थी। यानी उनको किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, ना तो उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त था, ना ही वो चुनी जा सकती थी नेशनल असेंबली के लिए, जो बाद में नेशनल कन्वेंशन बना, ना ही वो किसी पद को ग्रहण कर सकती थी। यानी राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो ये उनकी राजनीतिक मांग थी। तो इसमें आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि क्या क्या मांग थी, कि उनको एक समान वोट डालने का अधिकार दिया जाए जैसा कि पुरुषों को दिया गया। दूसरा, उनको भी चुनाव लड़ने की आज़ादी दी जाए। तीसरा ये कि उनको भी कोई भी राजनीतिक पद है वो ग्रहण करने की छूट दी जाए, कि वो भी आगे जा सकती है। तो ये उनकी प्रमुख मांगे थी, लेकिन जो मांगे थी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब 1791 में नया संविधान बना तो उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय नागरिक कौन से होते हैं? जैसे हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि 2 प्रकार के नागरिक थे वहाँ पे 1791 के संविधान के बाद। एक तो सक्रिय नागरिक थे। सक्रिय नागरिक उन्हें कहा गया था जिनको वोट डालने का अधिकार दिया गया था। जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था उनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया था, पेसिव सिटीजन्स। तो महिलाएं पेसिव सिटीजन्स थे, निष्क्रिय नागरिक थे, क्योंकि इनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। इनके साथ साथ कौन थे? जो गरीब लोग थे, बच्चे थे, या जो भी बूढ़े थे, चाहे एज जिनकी ज़्यादा थी लेकिन वो अगर धनवान नहीं थे, एक मजदूर की 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर कोई कर नहीं देता था तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। यानी कि पुरुषों को भी, सबको नहीं मिला था, और महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो ये निष्क्रिय नागरिक थे। तो 2 चीज़ें हमें समझनी है, उनकी मांग क्या थी, और दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि निष्क्रिय नागरिक थी महिलाएं, क्यों थी, निष्क्रिय नागरिक कौन से होते थे। ओके,
तो ये सब कुछ हुआ उनकी मांग के साथ, यानी कि उनके अरमानों पर पानी फेर दिया गया, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि क्रांतिकारी सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ बदलाव जरूर किए जो आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। जैसे कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, यानी क्रांतिकारी सरकार ने, जो नई सरकार बनी थी, उसने सबसे बड़ा कदम उठाया कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। उससे पहले महिलाओं में साक्षरता दर बेहद कम थी। दूसरा जो कदम उठाया कि अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, नागरिकों को कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लग गया, यानी कि बहुत एडवांस थे। उन्होंने एक ये प्रावधान भी किया कि महिलाओं के लिए जो शादी है वो स्वैच्छिक अनुबंध है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती की जाएगी, परिवार के सदस्य ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा बदलाव लेके आए। उसके बाद तीसरा था तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। तलाक है उसको कानूनी रूप दे दिया गया कि तलाक लिया जा सकता है कानूनी तौर पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी इसकी कि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। पहले ये था कि तलाक को कानूनी रूप नहीं दिया गया था, यानी कि तलाक का मतलब तलाक नहीं था, छोड़ दिया जाता था, अलग अलग रह सकते थे, लेकिन अब कानूनी रूप मिल गया था। दूसरा ये कि महिलाएं भी अब तलाक ले सकती थी। तो ये भी एक बड़ा कदम था जो आम नागरिकों के लिए एक राहत भरी, कह सकते हैं कि एक खबर थी, उनके लिए एक राहत भरा कानून था उन सभी के लिए। उसके साथ साथ अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, व्यवसाय चला सकती थी। यानी कि यहाँ पर भी महिलाओं को कई सारे और भी, जैसे पहले क्या था कि वो अपना बिजनेस नहीं चला सकती थी, वो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ले सकती थी, वो कई सारे प्रोफेशन है वो अपना ही नहीं सकते, जैसे वो आर्टिस्ट नहीं बन सकती थी। लेकिन अब वो सभी प्रकार की छूट मिल गई। तो यहाँ हालांकि उनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिले, लेकिन 4 बड़े बदलाव आए। शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, दूसरा शादी को स्वैच्छिक घोषित कर दिया गया, तीसरा तलाक का अधिकार दे दिया गया, महिलाएं भी तलाक ले सकती थी, चौथा अब उनको कोई भी व्यवसाय अपनाने की छूट दे दी गई। तो ये बड़े बदलाव थे। हालांकि महिलाओं का जो संघर्ष है वो जारी रहा, क्योंकि उनकी बड़ी मांग थी उनको राजनीतिक समानता का अधिकार दिया जाए। इसके लिए जो कई सारे महिलाएं थी जो आगे आई, उनमें सबसे प्रमुख जो थी वो थी ओलंप दे गुज, जो इन महिलाओं की नेता थी, जिन्होंने नेतृत्व किया मतलब इनको आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से मोटिवेट किया कि हम अपनी मांग है वो आगे लेके जाएंगे और इस मांग को हम मनवा कर रहेंगे। 1791 में उन्होंने पुरुष और नागरिक घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र है वो तैयार किया था। किसने? ओलंप दे गुज ने। यानी कि उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए भी एक समान अधिकार जारी किए जाएं। इसके तर्ज पर उन्होंने महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र भी तैयार किया था और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन जो आतंक का राज था, जिसकी हमने बात की थी पीछे, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का जो राज था, जो शासन था, उस दौरान सरकार ने इन महिला क्लबों को बंद कर दिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू किए गए और नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलंप दे गुज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। यानी कि ये जो मांग थी महिलाओं की, इनको दबाने की कोशिश की गई और फाइनली बहुत बाद में, लगभग 200 वर्ष लगे थे, 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर हमने समझा कि महिलाओं ने कैसे भाग लिया फ्रांस की क्रांति में, उनकी मांग क्या थी, उसके बाद उनको क्या मिला, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा मिला, लेकिन कुछ हद तक कई सारे कानून लेके आए गए जिससे बदलाव आया महिलाओं के जीवन में। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि उसके बाद क्या हुआ, क्या उन्होंने अपनी मांग छोड़ दी कि नहीं, उसको उन्होंने जारी रखा। ओलंप दे गुज ने झंडे को बुलंद किया और फाइनली 1946 में, हालांकि काफ़ी बाद में, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये पूरा समझना है, रटना नहीं है, कुछ भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है। जब एग्जाम में आए तो बस लिख दोगे। अब हम आगे बात करते हैं दास प्रथा की, क्योंकि वहाँ पर फ्रांस की बात की जाए और लगभग सभी यूरोपीय देशों में उस वक्त दास प्रथा थी वो चरम पर थी। तो दास प्रथा का अर्थ क्या था? दास प्रथा का अर्थ ये था कि जैसे अफ्रीका है जहाँ पे गरीबी बहुत अधिक थी, तो वहाँ पे लोगों को खरीदा जाता था, उसे दास व्यापार कहा जाता था। उनको खरीद करके कहाँ लेकर आया जाता था? यूरोप में। यूरोप से फिर अलग अलग कॉलोनीज में उनको भेजा जाता था। तो ये था दास प्रथा थी, यानी कि एक तरीके से जो इंसान थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, जानवर की तरह उनको रखा जाता था। तो चलिए पढ़ते हैं कि दास प्रथा का क्या रोल था वहाँ की अर्थव्यवस्था में और वहाँ की राजनीति में। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार के
क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। यानी कि जैकोबिन सरकार है जिसको शासनकाल को हम ये बोलते हैं कि आतंक का शासन, लेकिन बहुत सारे अच्छे कदम भी उठाए थे। उनमें से सबसे बड़ा जो कदम था वो ये था कि दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था, उसका उन्मूलन कर दिया गया था। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी, इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कहाँ होता था? जो चीनी है, कॉफ़ी है, नील है, ये तंबाकू है, इनका जो उत्पादन होता है वो कैरिबियाई उपनिवेश में होता था। कैरिबियाई उपनिवेश मतलब वेस्ट इंडीज़, आपने सुना होगा, आईपीएल चल रहा है तो वेस्ट इंडीज़ में आपने क्रिस गेल को आप देख रहे हो, पोलार्ड को देख रहे हो, तो वो सभी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। तो जो ये कैरिबियाई आइलैंड्स थे, यहाँ पर ये बागानी कृषि की जाती है इन सभी की, और यहाँ पर काम करने वाले लोगों की कमी थी, क्योंकि अपरिचित, एक तो दूर का इलाका था, ये कैरिबियाई जो देश थे, वेस्ट इंडीज़ के जो इलाके थे, दूसरे एक ही दूर के इलाके, अपरिचित इलाका था। तो यहाँ पर जो यूरोप के लोग थे वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे। यूरोपीय लोग, भाई पैसा था, क्या ज़रूरी थी इतनी दूर जाने की, क्यों रिस्क लेते, मौज वैसे ही कर रहे थे वो, तो उन्होंने मना कर दिया, मतलब ज़्यादातर लोग जाने को तैयार नहीं थे। तो वहाँ पे ऐसे मज़दूरों की कमी हो गई थी। तो मज़दूरों की कमी को दूर करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ। त्रिकोणीय मतलब अफ्रीका से यूरोप, यानी कि यूरोप के व्यापारी थे वो अफ्रीका से दासों को खरीदते थे, उसके बाद वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जहाँ पर भी बागानों में दास की ज़रूरत होती थी उनको सप्लाई करते थे। ओके, कब शुरू हुआ ये? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ओके, 1600 से 1700 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी सौदागर यानी कि जो दास व्यापारी थे वो अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे, और दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय के कारण नेशनल असेंबली में कोई कानून भी पारित नहीं किया गया था। यानी यहाँ पर देखिए कि वहाँ की फ्रांस की अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड की? जो बागानी कृषि की जाती थी कॉलोनियों में, और वो कॉलोनी में बागानी कृषि कौन करते थे? ये दास करते थे। तो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था दास। ओके, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीतिक मुद्दा भी था ये। हालांकि सबको पता था कि एक अमानवीय कार्य है, लेकिन ये जो दास व्यापारी थे इनका इतना अधिक दबदबा था कि नेशनल असेंबली में इसके खिलाफ लंबे समय तक कोई कानून पारित नहीं किया गया। सन 1794 की कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। तो ये एक बड़ा कदम था। 1794 में पहली बार दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि दास प्रथा उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहा। 10 वर्ष के बाद 1804 की बात करें तो दास प्रथा है उसको दोबारा से शुरुआत कर दी गई नेपोलियन के द्वारा। लेकिन फाइनली 1848 में अंतिम तौर पर दास प्रथा है उसका उन्मूलन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दास प्रथा है उसका उन्मूलन कब किया गया? तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में। दास प्रथा के ऊपर नोट लिखिए, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। या दास प्रथा का आर्थिक या राजनीतिक महत्व क्या था, ये बन सकता है। तो ये भी आपको समझना है कि दास प्रथा क्या थी, बता दोगे। पहली बार उन्मूलन 1794 में हुआ था, लेकिन 10 वर्षों के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। अंतिम तौर पर उसका उन्मूलन 1848 में हुआ। तो इतना सा करना है आपको। ओके, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक की बात करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। कि फ्रांसीसी क्रांति एक महान क्रांति थी जिसने बाकी देशों को भी प्रेरणा दी, मोटिवेट किया कि आपके यहाँ पर भी जो एक तरीके से राजतंत्र है उसको उखाड़ फेंकिए, लोकतंत्र की तरफ बढ़िए। साथ ही साथ हमें कई और भी आदर्श दिए थे, तो वो हमें डिस्कस करने। तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। सबसे महत्वपूर्ण विरासत की बात करें तो आज़ादी, स्वतंत्रता और साथ ही साथ मानव अधिकार, समानता, ये इस प्रकार की चीज़ें थी, इस प्रकार के विचार थे जो हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिले थे। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नैसर्गिक अधिकार बना दिया। ये विचार फ्रांस से निकल के पूरी दुनिया में फैल गए और धीरे धीरे जो सामंती व्यवस्था थी, जो निरंकुश शासन थे, उनकी समाप्ति होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र फैलने लग गया। तो ये जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपसी भाईचारा, लोकतंत्र जिसकी हम आज बात करते हैं, वोट डालने का अधिकार जिसकी हम आज बात करते हैं, ये बड़े कुछ ऐसे विचार थे जो हमें फ्रांस की क्रांति से मिले। तो ये आपका क्वेश्चन जो लास्ट है कि फ्रांस की क्रांति की विरासत क्या है, हमें क्या मिला, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें इन्हीं 5 बिंदुओं के ऊपर फोकस करना है। ओके,
तो चलिए, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं और प्रश्नोत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया, मैंने आपके 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको लिखा ताकि आप इसको अच्छे समझ पाएं कि फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांसीसी महिलाओं के लिए फ्रांस की क्रांति का क्या अर्थ और महत्व था। यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ की जो फ्रेंच वीमेन थी उनके लिए इसका अर्थ क्या था। तो फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ था स्वतंत्रता और समानता। यानी कि उनके लिए यह अर्थ था कि अगर क्रांति होगी तो उनको समानता का दर्जा मिलेगा, उनको कुछ हद तक आज़ादी मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, चलिए हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का महिलाओं के लिए क्या महत्व था और उनकी क्या भूमिका रही। तो फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करें तो महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक क्लब और समाचार पत्र शुरू किए थे उस दौरान। ओके, यानी कि उनकी सक्रिय भूमिका रही थी। उन्होंने मतदान के अधिकार की मांग की कि उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने असेंबली के लिए चुने जाने और समान राजनीतिक पद के अधिकार की भी मांग की। यानी कि 3 बड़ी मांग थी। वोट डालने का अधिकार उनको दिया जाए, दूसरा असेंबली के लिए चुनने का अधिकार उनको दिया जाए, तीसरा ये कि उनको भी राजनीतिक पद ग्रहण करने की छूट दी जाए। ओके, ये उनकी बड़ी राजनीतिक मांग थी और इसके लिए क्या किया, उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने राजनीतिक क्लब बनाए, समाचार पत्र शुरू किए। लेकिन क्रांति के बाद महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक घोषित कर दिया गया और उन्हें राजनीतिक अधिकार देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि क्रांति से उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिला जैसी कि उनको उम्मीद थी। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा। हालांकि जो प्रश्न की भाषा है वो सही नहीं है। इसमें भाषा ये होनी चाहिए थी कि फ्रांस की क्रांति का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था या उनकी क्या उम्मीदें थी और उनकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका रही, तब ये सही से हमारा आंसर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं जो आज हमने पढ़ा है। दास प्रथा की बात करेंगे कि फ्रांसीसी राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा। ये हमें बताना है कि फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व। तो पहले हम बात करेंगे वहाँ के व्यापार की, अर्थव्यवस्था की क्यों हो रहा है और फिर ये कि राजनीति में क्या रोल था। बागानों में श्रम की कमी को दूर करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक त्रिकोणीय दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और बागानी कृषि जो थी वो पूरी तरह इसी दास व्यापार पर निर्भर थी। यानी कि दास व्यापार मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी था। ओके, अमीर दास व्यापारियों के राजनीतिक प्रभाव और विरोध के डर के कारण इसे लंबे समय तक समाप्त नहीं किया गया। यहाँ पर देखिए कि उनका राजनीतिक प्रभाव कितना था कि दास व्यापारी न केवल अर्थव्यवस्था को चला रहे थे बल्कि राजनीति के ऊपर भी उनका दबदबा था। इसी के कारण लंबे समय तक इसको समाप्त नहीं किया गया। सबको पता था कि ये अमानवीय है, सबको पता था कि हम समानता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें तो दासों की भी बात होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि राजनीतिक दबदबा था, उनके पास पैसा था। लेकिन अंत में 1848 में सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों से इसे समाप्त कर दिया गया। तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। 2 पॉइंट में हम बताएंगे राजनीति में और वहाँ की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था और तीसरे में बताएंगे कि इसको कब खत्म किया गया। ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो थर्ड हमारा क्वेश्चन बनता है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, ये हमें बताना है। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद सरकार ने कुछ सुधार लागू किए। पहला, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, जो एक बड़ा सुधार था। दूसरा, विवाह को एक स्वैच्छिक अनुबंध घोषित कर दिया गया, यानी कि अपनी मर्जी से शादियां कर सकती थी गर्ल्स। तीसरा, तलाक को वैध कर दिया गया और पुरुषों और महिलाओं दोनों को अधिकार दिया गया कि वो आवेदन कर सकती थी। पहले ये होता था कि पुरुष ही केवल तलाक दे सकता था, अब ऐसा नहीं रहा। अब महिलाएं भी तलाक के लिए आवेदन कर सकती थी। तो ये भी एक बड़ा बदलाव था, जो सुधार कह सकते हैं। उसके साथ साथ महिलाओं को अब व्यवसाय चुनने की, अपना काम धंधा चुनने की, प्रोफेशन चुनने की आज़ादी दे दी गई। अब वो व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकती थी, वो कलाकार भी बन सकती थी, वो अपना बिजनेस भी चला सकती थी। तो ये 4 बड़े बदलाव थे, सुधार थे जो क्रांतिकारी सरकार ने किए, जो आम जन को जिसने प्रभावित किया। उसके बाद हम नेक्स्ट 4th और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो इस वर्कशीट का है कि फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वो चीज़ें जो हमें फ्रांस की क्रांति से मिली। हालांकि ये सूची थोड़ी और लंबी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम लिमिटेड ही बात करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के 5 मुख्य आदर्श थे जो हमें मिले हैं विरासत में। वो है, एक तो स्वतंत्रता का विचार हमें मिला कि हर नागरिक है उसके पास कुछ स्वतंत्रता के अधिकार होने चाहिए। दूसरा विचार मिला हमें समानता का,
कि सभी लोग हैं वो कानून के समक्ष समान होने चाहिए। तीसरा, हमें बंधुत्व का विचार मिला कि आपसी एक ही देश में रहने वाले लोग आपस में ब्रदरहुड हैं, यानी कि भाईचारे से जुड़े हुए हैं। चौथा विचार मिला हमें लोकतंत्र का विचार, लोकतंत्र की इस प्रकार की भी एक सरकार हो सकती है, वो पहली बार हमने देखा फ्रांस में। और कानून का शासन, कि पूरे देश में एक जैसा संविधान होना चाहिए, एक जैसे नियम होने चाहिए, कायदे कानून होने चाहिए। तो ये 5 आदर्श थे, जो विचार थे, जो हमें फ्रांस की क्रांति से मिले और आज भी हमारे जीवन में मौजूद हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो, आज का कंटेंट अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।